उत्तर प्रदेश की पुलिस में तैनात एक सिपाही जब जब अपने गांव आया करता था ड्यूटी से, तो उसकी पत्नी थोड़ी उदास हो जाया करती थी, परेशान हो जाया करती थी। जब वो वापस चला जाया करता था, तो उसकी पत्नी खुश हो जाया करती थी और एकदम से नॉर्मल व्यवहार करने लगती थी। जब इस बात को कई बार हो चुके थे, तो घर वालों की तरफ से सूचना मिलती है कि बेटा, जब तुम आते हो तो पत्नी उदास हो जाती है, चले जाते हो तो खुश हो जाती है। अब यह बात सुनने के बाद जो सिपाही था वह परेशान हो जाता है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि मेरे आने से मेरी पत्नी को परेशानी हो जाती है, चला जाता हूं तो खुश हो जाती है। सिपाही ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और अपनी पत्नी की जो फोन था उसकी डिटेल निकलवाई। उस डिटेल को निकलवाने के बाद पता चलता है कि पत्नी किसी से बहुत ज्यादा बातें किए करती थी। पत्नी से पूछा जाता है, जो पता चलता है कि उसका किसी से अवैध संबंध था, पुराना रिश्ता था, बहुत अच्छी दोस्ती थी। अब सिपाही ने साफ साफ बोल दिया कि हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, या तो तुम मुझे चुनो या फिर अपने प्रेमी को चुन लो। अगर तुम अपने प्रेमी के साथ जाना चाहती हो तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ आना चाहती हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक के साथ रहो और ईमानदारी के साथ रहो। पत्नी ने फैसला लिया और जैसे ही पत्नी फैसला लेती है, तो उसके कुछ दिनों के बाद दो कत्ल हो जाते हैं। वह भी बहुत भयानक रूप में। जब कत्ल होता है तो इस बात की गूंज इसलिए फैल जाती है कि धरना प्रदर्शन होता है। मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है और घटनाक्रम का खुलासा होता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की यह वजह हो सकती है। आदाब, नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास एक जगह लगती है काकोरी, और काकोरी के पास एक जगह है नदवा पुल के पास। असल में दो लाशें पड़ी हुई थी। एक राहगीर गुजरा हुआ जा रहा था। राहगीर को ऐसा लगता है जैसे कि दो शराबी शराब पी के पड़े हुए हैं। 21 मार्च 2025 की रात लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। राहगीर ने जब पास में जाकर देखा तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है ताकि आसपास कोई उसकी आवाज पहुंचे तो लोग मौके पर आ जाएं, क्योंकि दो व्यक्ति जो लाश पड़ी हुई थी वो खून से लथपथ पड़ी हुई थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा गया था, काटा गया था। जब आसपास के लोग सूचना पाते ही मौके पर आ पहुंचते हैं, इसके बाद फिर पुलिस की सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है और दोनों लाशों को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार ये लाशें किसकी है, यहाँ क्यों आई। तो पता चलता है कि इस घटना स्थल से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव लगता है जिसका नाम है पानखेड़ा। पानखेड़ा में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रमेश चंद है, उसी का बेटा है रोहित राजपूत। उम्र उसकी 26 साल है। और साथ ही एक किसान है जिसका नाम राम नरेश है, उसका बेटा है मनोज राजपूत जिसकी उम्र 23 साल है। जो मनोज है वो डालचंद इंस्टीट्यूट से आईटीआई की पढ़ाई कर रहा है। और रोहित राजपूत जिसकी उम्र 26 साल है, दरअसल वो रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर हाल ही में उसकी पोस्टिंग हुई थी। अब घर वालों से पूछा जाता है कि तुम्हारे बच्चे कहाँ गए थे, क्या मामला था, किसी से कोई दुश्मनी थी, क्यों मारा। पुलिस ने जब घर वालों से सवाल करना शुरू किया तो पता चलता है कि 21 मार्च 2025 की रात लगभग 8 बजे दोनों ही लड़के रोहित और मनोज दोनों घर से लालता खेड़ा गांव की तरफ निकले थे, यह कहते हुए कि वहां पर जन्मदिन की पार्टी है और वहां हम जन्मदिन मनाकर जल्द ही वापस आ जाएंगे। लेकिन सूचना मिलती है तो उनकी लाश की सूचना मिलती है। आखिरकार पुलिस ने जब पोस्टमार्टम के लिए सब भेजे थे, पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि रोहित है उसकी गर्दन और उसकी कलाइयां काट दी गई थी, जिसकी वजह से एक ही बार लगने से मौत हो जाती है। लेकिन मनोज को 20 से ज्यादा बार किए जाते हैं, गहरे गहरे घाव दिए जाते थे। और उन गहरे घाव से पता चलता है कि बहुत बड़ी पुरानी रंजिश है। और इस रंजिश के कारण किससे रंजिश है, पुलिस ने जब घर वालों से पूछताछ करना शुरू किया है तो परिवार वाले कुछ बता नहीं पा रहे थे और हंगामा खड़ा हो जाता है। परिवार ने सब रखकर जब हंगामा किया तो आसपास के थानों के पुलिस बुलाई जाती है। विधायक पहुंचते जाते हैं। विधायकों ने परिवार वालों को समझाने की कोशिश की कि इस मामले की उचित जांच कराएंगे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे, इसलिए आप हंगामा मत करो। लेकिन
जब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचती है तो वो मिलने का भरोसा दिलाते हैं कि मुलाकात करेंगे और आरोपियों को बड़ी से बड़ी सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। तब जाके घर वाले शांत होते हैं। अब पुलिस पर दबाव बढ़ जाता है कि आखिरकार मामला क्या है। पुलिस ने मनोज की और रोहित दोनों की ही कॉल डिटेल निकलवाई और कॉल डिटेल निकलवाने के बाद यह पता चलता है कि जो रोहित है उसकी कॉल डिटेल में तो कोई ऐसी बात सस्पेक्ट नहीं पाई गई, लेकिन मनोज की जो कॉल डिटेल थी उस कॉल डिटेल से पता चलता है कि उस रात, जिस रात ये घर से निकले थे 21 मार्च 2025 की रात 8 बजे के आसपास, उससे पहले लगभग एक ही नंबर से 35 से ज्यादा बार कोशिश की गई थी, प्रयास किया गया था, बुलाने के लिए कॉल किया गया था। किसका नंबर था। जब पुलिस ने इस बात की पता निकालने की कोशिश की तो पता चलता है कि एक नंबर फर्जी कार्ड से, फर्जी सिम, फर्जी डॉक्यूमेंट से और उसके आधार पर लिया गया था। नंबर किसका था ये पता नहीं चल पा रहा था। घर वालों से पूछा गया तो घर वाले इस बारे में कुछ बता नहीं पाए और इस नंबर से सिर्फ एक ही नंबर पर बात होती थी और नंबर था मनोज राजपूत का। किसका नंबर था। पुलिस अब इस नंबर के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता है, कई घंटे बीत जाते हैं। इसके बाद फिर से पुलिस ने सीडीआर को बारीकी से खंगालना शुरू किया तो पता चलता है कि एक और नंबर है। कभी कभी फोन होता है लेकिन जब भी बातचीत होती है तो बहुत सारी बातचीत होती है। आखिरकार पुलिस ने उस नंबर की जब पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि ईट गांव लगता है। ईट गांव की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अंकिता उर्फ दीपिका होता है। पुलिस अंकिता और दीपिका के संपर्क में आती है, उससे बातचीत करती है और सख्ती से जब पूछताछ करती है तो कुछ चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल वो बताती है कि मनोज राजपूत कभी उसका क्लासमेट हुआ करता था, कभी उसके साथ पढ़ा करता था, लेकिन 20 जून 2021 को उसकी शादी हो जाती है महेंद्र नाम के एक लड़के से। महेंद्र नाम का जो लड़का होता है जो कि तेज किशन खेड़ा का निवासी होता है, उसकी 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर नौकरी लग जाती है। उसी सिपाही से अंकिता और दीपिका की शादी तय हो जाती है। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन एक दिन अंकिता और दीपिका मेला गई थी घूमने के लिए और मेले में सामने आमने टकरा जाता है मनोज। जैसे ही मनोज से आमना सामना होता है, मुलाकात होती है, दोनों एक बार फिर से एक होने की कोशिश करते हैं। पति तो रहता था ड्यूटी पर, पुलिस की ड्यूटी करता था और उसकी पोस्टिंग लगभग 135 से 40 किलोमीटर दूर लखीमपुर खैरी में थी। फिलहाल उसकी पोस्टिंग लखीमपुर खैरी के पुलिस लाइन में चल रही थी और जब उसने नंबर आदान प्रदान हुआ तो दोनों की बातचीत शुरू हो गई और बातचीत को इस कदर शुरू हुई कि दोनों में फिर से प्यार पड़ जाते हैं। फिर से दोनों के बीच में रिलेशनशिप बन जाते हैं और जब जब मौका मिलता तो दोनों मुलाकात भी कर लेते थे। ऐसी कुछ जानकारी मिलती भी है। ऐसा भी पता चलता है कि दोनों के बीच में अवैध संबंध भी हो जाते हैं। जब जब सिपाही अपने घर आता था तब तब उसकी पत्नी उदास हो जाती थी, परेशान हो जाती थी, लेकिन जब वह चला जाया करता था तब वो खुश हो जाया करती थी। इसी बात को देखते हुए पति को थोड़ा शक हो जाता है और जैसे ही शक होता है तो 24 दिसंबर 2024 की बात है, जो वो कॉल डिटेल निकलवा आता है अपनी पत्नी के और वहां से पता चलता है कि मनोज से तो बहुत सारी बातें होती है। अब इस बात का खुलासा हो जाता है और वो अपनी पत्नी के पास जाता है और समझाने की कोशिश करता है। तुम्हारी पोल पट्टी पूरी तरह से खुल चुकी है, तुम मनोज से बहुत सारी बातें करती हो, अब तुम्हें या तो मनोज को या फिर मुझे, यानी कि जो उसका पति महेंद्र, उसका चुनना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक को चुनोगी तो ही सही होगा। अब जब पत्नी पर लगातार यह बात की जाती है, पत्नी कहती है कि मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहूंगी। वो कहता है कि अगर पति के साथ रहना चाहोगी तो ये मोबाइल है, ये सिम कार्ड है, अब तुम्हें आगे से सिर्फ इसी से ही बातचीत करनी है। इसके अलावा तुम मनोज से जब भी कभी बातचीत करोगे, किसी जो पुराना नंबर था उससे कभी बात मत करना। जब है पति ने समझाया और उसने कहा कि जब भी कभी मुझसे बात करनी है तो इस नंबर से बात करोगी। और जब इस तरह की बातचीत थी, क्योंकि उसने 2 सिम कार्ड लिए थे, दोनों सिम कार्ड या तो वो करेगी उससे बात या करेगी प्रेमिस से बात।
अब वक्त आगे बढ़ जाता है, इसकी ड्यूटी लग जाती है अयोध्या में। अयोध्या में ड्यूटी करके, क्योंकि यह लखीमपुर की पुलिस लाइन में ड्यूटी थी, और वहां से इसको अयोध्या भेज दिया जाता है, और अयोध्या से इसको भेजा जाता है अब तुम घर जा सकते हो, यानी कि छुट्टी लेकर आया था 21 मार्च को। तभी इसने अपनी पत्नी से घर जाता है। घर जाने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि मैं आखिरी बार मनोज से आमने सामने मिलकर बातचीत करना चाहता हूँ। आखिरकार मैं देखना चाहता हूँ कि क्या बात है। कुछ नहीं कहूंगा, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, बस एक बात तुम उसे बुला दो। अब इसकी पत्नी अंकिता और दीपिका ने अपने प्रेमी को, जो जिससे क्या वो बातचीत करती थी, नए नंबर से बातचीत करती थी, उससे फोन करा और करने के बाद कहा कि तुमसे बात करनी है, मिलना है। तो उसने बहाना बना दिया। इसके बाद उसने दोबारा फोन किया, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी, छठवीं बार, इस तरह से लगभग 35 बार उसने ट्राई किया। आखिरकार मनोज हार मान जाता है और मनोज कहता है कि ठीक है, तुम बताओ क्या बात है, कहाँ मिलना है। एक जगह लगती है बरकताबाद। बरकताबाद में मिलने की जगह तय की जाती है। रात के 8 बजे के आसपास या उससे ज्यादा कहते हैं कि मैं वहां मिलूंगी, तुम भी वहां आ जाना। तब जब मनोज आता है तो मनोज अपने दोस्त रोहित से कहता है कि यार थोड़ी देर के लिए चलते हैं। घर वाले पूछने लगे तो वो कहने लगा कि गांव के पास के ही गांव में वहां पर एक जन्मदिन की पार्टी है, वहां जा रहा हूं। जैसे ही वो बरकताबाद में पहुंचता है, वहां जाने के बाद वो उस महिला से मुलाकात करता है, बातचीत करता है। वो महिला उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि अब हम शायद कभी आगे नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पर जो इसका सिपाही पति होता है, वो 3 और साथियों के साथ छुपा हुआ था, दुबका हुआ था। इसी बीच में उसको मौका मिल जाता है, और जैसे ही मनोज बाइक लेकर निकला ही था कि वह घेर लेते हैं। उसको हाथ में कुछ धारदार हथियार होता है और वह ऐसा मारता है कि मोटरसाइकिल रुक जाती है। फिर यह दोनों एक साथ, यानी कि रोहित और मनोज के साथ खूब जमकर मारपीट करते हैं। जैसे ही रोहित और मनोज साथ मारपीट कर रहे थे, मारपीट करते करते पत्नी बचाने के लिए आया करती थी, तो पत्नी के साथ भी इस तरह से हाथापाई की जा रही थी। और यह बात बढ़ती चली जाती है जब उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है। जो सिपाही होता है वह एक धारदार हथियार लेता है और उसके बाद एक के बाद एक कई बार वार करता है। कब उसकी खुद की उंगली कट जाती है उसको इस बात का पता ही नहीं चलता। वो उंगली वहीं छूट जाती है और लगभग अपनी पत्नी के प्रेमी पर लगभग 22 से ज्यादा वार करके गंभीर चोटें देने के बाद, उसकी गर्दन, उसकी कलाइयां अलग करने के बाद वहां से भाग तो जाता है, लेकिन कानून के नजरों में कभी भाग नहीं सकता। अब चाहे वो पुलिस वाला हो या फिर जज हो या फिर कोई भी नेता हो, कोई भी हो, कानून का उल्लंघन करने वाला जरूर पकड़ा जाता है, चाहे वो कितने भी तृणा अंदाज में यह सब घटनाक्रम को अंजाम दे। हालांकि उसने दिसंबर 2024 से ही प्लानिंग की थी और उसके पास मौका आया था। 21 मार्च 2025 की रात उसने कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद वह आराम से ड्यूटी पर निकल जाता है, यह सोचकर कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल की तो सिपाही भी पकड़ा जाता है और उसके साथ 3 और साथी होते हैं, वो भी पकड़े जाते हैं। और जो पत्नी होती है, जिस पत्नी की शादी से पहले भी अफेयर था और शादी के बाद भी वह अफेयर कर बैठती है, वो भी पकड़ी जाती है। और 2 लोग की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। परिवार इसमें पूरी तरह से बर्बाद की कगार पर पहुंच जाएगा। अगर नहीं पहुंचा तो अब पहुंच जाएगा। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि ईमानदारी की बुनियाद पर रखे गए रिश्ते कामयाब होते हैं। लेकिन यहाँ पति और पत्नी के बीच में जो रिश्ता रखा गया था उसमें बेईमानी हो गई थी। शुरू में अंकिता शादी से पहले भी बेईमानी कर रही थी और शादी के बाद भी उसने बेईमानी की, और इस बात का जब पति को पता चला तो जाहिर सी बात है उसने कत्ल कर दिया। अब कत्ल करने के बाद अपनी भी जिंदगी बर्बाद की, अपनी पत्नी की भी बर्बाद की, और 3 वो लोग जिनका कोई कसूर नहीं था जो उसके साथ आए थे उनकी भी जिंदगी बर्बाद है। और 2 लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है, शांत हो चुकी है। कभी ये वो वापस लौट कर नहीं आ सकते, वो बर्बाद हो चुके हैं। इसमें रोहित का कोई दोष नहीं था, उसका कोई कसूर नहीं था, उसको बेवजह मौत मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।